तो तैयार है मेरे साथ? चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब फ्लावरिंग प्लांट कौन से होंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस टाइप के प्लांट्स की बात करेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करेंगे, जो फ्लावरिंग होते हैं, जिसमें फूल निकलता है। ठीक है, इसके अलावा हम किसी भी टाइप के प्लांट्स की बात यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं करने वाले, है ना। तो जितने भी बच्चे, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, उनके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा पार्ट जरूरत पड़ता है? तो वो है आपका फ्लावर। क्या है पार्ट? उस पार्ट का नाम है फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगा। वो कैसे होगा? तो उससे पहले जानने के लिए हमें याद करना पड़ेगा, क्लास 6-7 में पीछे चले जाओ और वहां पे याद करो, हमने फ्लावर देखा होता है ना। कितना फैसिनेटिंग लगता है ये। ठीक है, कितना कलरफुल है, कितना वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, कितना मतलब मजा आ जाता है देख करके, है ना। दिल अगर गमगीन भी है, थोड़ा से अपसेट है हम, तो जाकर के गार्डन में ऐसे बैठ जाओ, कितना अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? कलर्स देख करके, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो फ्लावर्स हैं, ये इतना वैरायटी इसमें देखने को मिल रहा है। कलर्स में वैरायटी है, तो उसके पेटल्स में वैरायटी है, तो उसके सेपल्स के नंबर्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। वॉल्ड है, किसी में कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल हैं, इन सारी चीजों में ये वेरी कर रहे होते हैं। तो चलो एक हम फ्लावर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, अगर हम फ्लावर की बात करेंगे, तो फ्लावर होता क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड फॉर्म का शूट है। सीड जो है वो जब जर्मिनेट करता है, उससे जब सीडलिंग्स निकलते हैं, प्लांट जो है लीव्स निकलेगा, एंड और बहुत सारी चीजें जब निकलती है, फिर बाद में क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट होता है, और फिर क्या होगा कि जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है वो डेवलप करेंगे। फ्लोरल प्राइमोर्डिया कहने का मतलब क्या? कि जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन होगा, टिश्यूज बनेंगे, और वही स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल जो है वो आगे जाकर के क्या बनाएंगे? फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, सो फ्लोरल प्राइमोर्डिया जो है टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल है दैट डेवलप इन फ्लावर। क्लियर हो गया? चलो, सो ये क्या हो गया? हमने फ्लावर बनाया। अब फ्लावर जो है उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? तो फ्लावर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी बेटा? फ्लावर में हमें देखने को मिलता है, सबसे नीचे अगर हम बात करते हैं, है ना, तो फ्लावर में एक्चुअल में 4 वॉल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो 4 वॉल्स हैं वो है क्या? फ्लावर के बारे में अभी हमने क्या कहा कि ये मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, स्टेम है ना। तो अगर शूट है तो इसमें नोड्स मिलेंगे। तो फ्लावर में एक्चुअल में 4 नोड्स होते हैं, और उन्हीं 4 नोड्स पे आपके ये 4 वॉर्ल जो है वो अरेंज होते हैं एक रिंग के फॉर्म में, जिसकी वजह से हम उसको वॉर्ल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी वॉर्ल कहाँ अरेंज है? नोड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे नीचे वाला जो वॉर्ल होता है एक फ्लावर का, ले लो, सबसे नीचे वाला जो वॉर्ल है वो ग्रीन कलर का होगा, जिसको हम कहते हैं सेपल। जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहते हैं सेपल। ठीक है, और ये सेपल जो है वो क्या करेगा? बर्ड के फॉर्म में जब फ्लावर होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, इसके ऊपर का जो वॉल होगा वो भी चारों तरफ से बहुत ही वाइब्रेंट कलर से ऐसा बहुत ही प्यारा सा होता है, जिसको हम कहते हैं पेटल। जिसको हम क्या कहते हैं? पेटल। और पेटल के वॉल को क्या कहा जाता है? ये आप मुझे बताओ थोड़ी देर में, वैसे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो ये जो पेटल का वॉल है ये क्या करेगा? ये पॉलिनेटर्स को, है ना, इंसेक्ट को, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इंसानों को भी अट्रैक्ट करता है। हम सेपल देखकर अट्रैक्ट नहीं होते, हम पेटल्स को ही देख करके क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं और उसके पास जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉलिनेटर्स हैं, जितने भी मतलब जो पेटल्स को देख करके पॉलिनेशन कर रहे हैं, जो एजेंट हैं, वो आपके पेटल्स की वजह से ही क्या करेंगे?
अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तीसरा जो वर्ल्ड है, जो तीसरा नोड है, उस पे जो वर्ल्ड प्रेजेंट होता है, दैट वर्ल्ड इज नोन एज एंड्रोशियम। और ये वर्ल्ड किसका बना हुआ है? स्टेमन का बना है। एंड सबसे अंदर वाला, सबसे लास्ट वाला जो नोड होता है, उस पे जो चीजें प्रेजेंट होंगी वो होता है, वो उस वर्ल्ड को हम कहेंगे गाइनोशियम। एंड ये जो गाइनोशियम है बेटा, ये किसका वर्ल्ड है? तो ये है कार्पेल, या जिसको हम कहते हैं पिस्टल। तो 4 वर्ल्ड हो गए। अब यहां पर आ जाते हैं कि इन ये जो चारों वर्ल्ड है, ये एक जगह से अराइज हो रहे होते हैं। एक स्वोलन पार्ट होता है फ्लावर में, जिसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। थैलेमस कहते हैं, ठीक है। और उस थैलेमस से एक डंडी, एक स्टॉक निकला हुआ होता है, जो स्टेम के साथ जुड़ा होगा, जिसको हम इन जनरल तो स्टॉक कहेंगे, अदरवाइज हम उसको कहते हैं पेडिकल। क्या कहेंगे बेटा? पेडिकल कहते हैं, ठीक है। चलो जी, तो हमने बात करा था, क्या कहा था मैंने कि मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि पेटल के वर्ल्ड को क्या कहते हैं एंड सेपल के वर्ल्ड को क्या कहते हैं। सो पेटल के वर्ल्ड के लिए आप यूज कर लो को, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कलर ही नहीं लिया। हाँ, पेटल के वर्ल्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉप, CO फॉर कोरोला, P फॉर पेटल। तो पेटल के वर्ल्ड को कोरोला एंड सेपल के वर्ल्ड के लिए यूज करेंगे कैश, ठीक है। सो CA फॉर कैलिक्स एंड S फॉर सेपल। क्लियर हुआ? तो ये फ्लावर जो हमने बहुत पहले पढ़ रखा था, उसको एक बार छोटा सा रिव्यू दिया है आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेटा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड ऑल, ये सारी चीजें जो है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बराबर होते हैं, जबकि मल्टी सेल्युलर में जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इक्वल नहीं होता है ना। रिप्रोडक्शन क्या है? अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड ऑल, ठीक है। चलो जी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन हो जाते हैं बेटा, एक एसेक्सुअल हो जाता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और वो भी फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, दैट्स ऑल, है ना। और फ्लावरिंग प्लांट में हमने देख लिया है फ्लावर, ठीक। अब यहां पर हमने देखा कि फ्लावर में 4 वॉल्ड प्रेजेंट होते हैं। वो जो 4 वॉल्ड है, उसमें से 2 वर्ल्ड ऐसे हैं जो नेसेसरी वर्ल्ड कहलाते हैं, मतलब जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राइमरीली वही रोल प्ले करते हैं। वो 2 वर्ल्ड क्या है? वो है एक एंड्रोशियम और दूसरा है क्या? गाइनोशियम, ठीक है। बाकी जो वर्ल्ड है, सेपल हुआ, पेटल हुआ, ये क्या करता है? अभी मैंने कहा था पेटल जो है ये क्या करेगा बेटा? पेटल जो है वो अट्रैक्शन, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कराएगा पॉलिनेटर्स को, एंड सेपल जो है ये बड के प्रोजेक्शन में हेल्प करेगा फ्लावर को रखने में, ठीक है। पेटल के वर्ल्ड को हम कोरोला कहते हैं एंड सेपल के वर्ल्ड को हम कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। सो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग मेल वर्ल्ड, जिसका नाम है एंड्रोशियम, जिसमें हम बात करेंगे किसकी? तो हम इसमें बात करेंगे एंथर की। किसकी बात करेंगे बच्चे? हमें बात करना है एंथर की। एंड एक्चुअल में एंथर तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट हो गया, पूरा जो पार्ट है, जो मेल पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन। देखो इसके नाम में ही मेन है, इसके नाम में ही मेन है, तो स्टेमन जो है वो मेल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टेमन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्टेमन कैसा होगा भाई? सो स्टेमन में एक्चुअल में 2 पार्ट प्रेजेंट होता है। चलो हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बनाते जाते हैं, है ना। तो स्टेमन में 2 पार्ट देखने को मिलेगा आपको, नहीं यहाँ नहीं, स्टेमन में 2 पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? तो स्टेमन में जो 2 पार्ट है वो है आपका, एक मिलेगा एंथर और दूसरा मिलेगा उससे लगा हुआ दूसरा क्या लगेगा? दूसरा क्या मिलेगा बेटा? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फिलामेंट, फिलामेंट। और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? ऊपर वाला पार्ट जो है दिस इज द एंथर, ठीक है। सो मेल पार्ट जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज द स्टेमन, है ना।
इसको हम स्टेमन कहते हैं। देखो नाम में ही मेन है, मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम एंथर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं। एंथर जो है बेटा, ये ध्यान रखोगे, एंथर जो है इसका बाई लोब्ड होता है। एंथर कैसा होगा बेटा? एंथर इसका बाई लोब्ड होगा। एंथर कैसा होगा? बाई लोब्ड। एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। ये हमने बाई लोब्ड बनाया, ये देखो, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये कैसा है? ये बाई लोब्ड हो गया, ठीक है। एंथर इसका कैसा हो गया? बाई लोब्ड हो गया, ठीक। अब ये जो दो एंथर हैं, ये जो बाई लोब्ड है ना, फिर इसके अंदर एक लोब के अंदर कुछ आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थीका। व्हाट इज दिस? दिस इज थीका। थीका क्या है? कैविटी शीट है, ठीक है। कैविटी के बाहर का शीट जो है, ये पूरा पार्ट को हम थीका कह रहे हैं, ठीक है। ये एक एंथर के अंदर दो थीका होता है। एंथर जो है वो बाई लोब्ड है, एक लोब के अंदर दो थीका होगा, मतलब ओवरऑल अगर हम एंथर के अंदर कितने थीका मिलेंगे आपको, तो 4 थीका देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और एक लोब जो है वो कैसा होगा? डाइथेकस। एक लोब जो है ये कैसा होगा? डाइथेकस। समझ आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वो एक लोब में पूछ रहा है, पूरे आंसर में पूछ रहा है, उस हिसाब से आपका आंसर जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाते हैं। ये एक और चीज है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नीट वाले इस पे ध्यान गौर करेंगे कि यहां पर ये जो दोनों थीका है, दोनों थीका के बीच में इस तरह से एक अंदर से जाता हुआ ग्रूव आपको देखने को मिलता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ठीक है। इसको ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स है ना, जो कि इस थीका की तरफ इस तरह से देखने को आपको मिल रहे होते हैं, ठीक। अब इस थीका की अगर हम बात कर रहे हैं, इस थीका की अगर हम बात कर रहे हैं, या इस एंथर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? एक एंथर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। तो एक एंथर के अंदर आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं? 4। एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं? 4 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में जब डेवलपमेंट होगा फर्दर ऑन, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा पोलन सैक में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। पोलन सैक में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो जी, अब यहां पर आते हैं कि इसी, चलो माइक्रोस्पोरेंजिया की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, है ना। सो माइक्रोस्पोरेंजिया की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलो, तो ये देखो स्टेमन के बारे में लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ स्टेमन, फिलामेंट और एंथर है, ये सारी चीजें हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें आपको 4 लेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंथर वॉल लेयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको कुछ 4 लेयर देखने को मिलेंगे, है ना। सबसे पहले बाहर की तरफ क्या मिलेगा? एपिडर्मिस। बाहर की तरफ क्या मिलेगा? एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या मिलता है? एंडोथेसियम। उसके अंदर क्या मिलेगा? मिडल लेयर। एंड द इनर मोस्ट लेयर में आपको क्या मिलता है? टैपेटम। सबसे अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे? टैपेटम मिलेगा। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको जो है वो 4 लेयर्स से आपको 4 वॉल देखने को मिलते हैं, 4 वॉल के लेयर होते हैं। सबसे अंदर वाला जो है वो टैपेटम होगा, उसके बाद मिडिल लेयर होगा, उसके बाद एंडोथेसियम होगा, उसके बाद एपिडर्मिस होगा। यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि आउटर टू इनर बता दे लेयर, है ना, या इनर टू आउटर बता दें। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर बिल्कुल आपको आ जाएगा, ठीक है। सबसे बाहर के लेयर की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस होता है। आउटर मोस्ट कंटिन्यूअस लेयर है, यूजुअली यूनी न्यूक्लिएटेड होता है।
क्या काम है? तो एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, आउटर के 3 लेयर का प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन है, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। आउटर के 3 लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है। एंड टैपेटम का फंक्शन क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। टैपेटम का फंक्शन क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। और आउटर के 3 लेयर का क्या फंक्शन हो जाएगा? आउटर के 3 लेयर का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। सबसे पहले एपिडर्मिस हमने बात कर ली, फिर हम बात करते हैं एंडोथेसियम की। फिर हम क्या बात करेंगे? एंडोथेसियम की। तो ये फाइब्रस थिकनिंग होता है ऑफ अल्फा सेल्यूलोज का बना हुआ होगा, जिसके अंदर कंटेन करता है ये स्टोमियम, जो कि एक हाइग्रोस्कोपिक सेल है फॉर डेहिसेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है थर्ड वाला जो लेयर हो जाता है, दैट इज द मिडिल लेयर। और ये मिडिल लेयर जो है ये आपको मल्टीपल लेयर में देखने को मिलेंगे। मिडिल लेयर जो है ये आपको मल्टीपल लेयर में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सो मल्टीपल लेयर में 1 to 4 लेयर्स में होता है, थोड़े दिनों के लिए सरवाइव करेगा, नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है। वैसे प्राइमरली क्या रोल है इसका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम जाएंगे तो आउटर मोस्ट 3 लेयर का जो फंक्शन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टैपेटम की। अगर हम बात करते हैं, इनर मोस्ट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अच्छा ये बताओ, आपके एनसीईआरटी ने भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि आखिर ये बाई न्यूक्लिएटेड, एनसीईआरटी में बाई न्यूक्लिएटेड लिखा है कि जो टैपेटम के जो सेल्स हैं ये बाई न्यूक्लिएटेड कैसे हो जाते हैं? उसका जवाब क्या है? एंडोमाइटोसिस होता है। मतलब सेल्स जो है वो आपस में अंदर ही क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, जिसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। अब अगर साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं तो 2 सेल बना नहीं, बट कैरियोकाइनेसिस हो गया है तो न्यूक्लियस जो है वो बढ़ गए हैं। सो ये डाई न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इनर मोस्ट है, मल्टी लेयर्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना। और ये क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग व्हाट? पॉलन ग्रेन। क्लियर हो गया? चलो जी, तो ये हमने क्या देख लिया? हमने देखा एंथर। एंथर में हमने देखा कि एक एंथर में 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 थीका होगा। सो एक एंथर में 4 थीका होंगे, एक लोब में 2 थीका होगा, ठीक। दोनों थीका के बीच में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगा। और ये जो थीका के अंदर जो पूरे सेल्स हैं उनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है बाद में डेवलपमेंट होने के बाद वो माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट हो जाता है पॉलन सैक में, ठीक है। और फिर ये माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम बात कर रहे थे तो उसमें आपको क्या है? आपको 4 लेयर देखने को मिल रहे होते हैं, है ना। 4 लेयर देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर जो है एपिडर्मिस होगा, उसके बाद एंडोथेसियम होगा, फिर मिडिल लेयर होगा, फिर टैपेटम होता है। तो ये 4 लेयर हो गया। चारों लेयर की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, उसमें जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस नहीं कहते, हम सो सॉरी, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो क्या करेगा? वो स्पोर्स को फॉर्म करेगा, है ना। उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड करे, और वो भी वो कैसा डिवीजन करेगा बेटा? मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा उसके अंदर, ठीक है। सो हर एक सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू के जो है वो कैपेबल है मियोसिस डिवीजन करेंगे। और जब मियोसिस डिवीजन करेंगे तो हमें ये मालूम है कि एक मियोसिस डिवीजन से 4 सेल बनेंगे, लेकिन वो कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि मियोसिस डिवीजन करेंगे, हर एक सेल डिवाइड करके 4 क्या बनाएगा? हैप्लॉइड सेल बनाएगा, है ना। तो यहां पर जो तुम्हारा 4 सेल बना है उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। 4 सेल बना, चारों सेल एक साथ अरेंज हो गए हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
क्या हम कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम एक सेल से क्या बनाएंगे, 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाएंगे, ठीक है। तो जिस सेल से हम बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो स्पोरोजेनस टिश्यू में बहुत सारे सेल हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू में बहुत सारे सेल है ना, ये बहुत सारे सेल हो गए, ठीक। हर एक सेल जो है वो मियोसिस डिवीजन कर रहा है। मान लेते हैं इस सेल को, इस सेल ने डिवाइड करा और कितने सेल बना लिए, इसने 4 सेल बना लिए, इसने कितने सेल बना लिए, 4 सेल बना लिए, ठीक है। तो ये जो 4 सेल हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर, इकट्ठे एक साथ कहेंगे तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे, माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। डिवीजन कौन सा है, मियोसिस डिवीजन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन ये पूछता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उनका प्लॉइडी क्या होगा, तो ये होता है डिप्लॉइड। ये कैसा होगा, ये होगा बेटा डिप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ना, उनका प्लॉइडी क्या है, तो उनका प्लॉइडी होगा बेटा हैप्लॉइड, उनका प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड। उसके बाद का क्वेश्चन है, उसके बाद का क्या क्वेश्चन है कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो है इनका प्लॉइडी कैसा होगा बच्चा, तो ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड, ये भी कैसे होंगे बेटा, डिप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। अब उसके बाद जब जब ये मैच्योर होगा, एंथर जब मैच्योर होगा, डेवलपमेंट उसमें होने लगेगी, उसके बाद क्या होगा, ये एंथर ड्राई होगा, ठीक है। और ड्राई होने के बाद जो है ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, वो जब एंथर ड्राई होता है ना, तो ये जो चारों सेल एक साथ जुड़े हुए रहते हैं शुरुआत में, फिर वो बाद में अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो बाद में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और फिर वो बाहर रिलीज हो जाएंगे, फिर वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, पॉलन ग्रेन की बात कर लेते हैं। ये टैपेटम के बारे में कुछ और भी लिखा हुआ है, क्या है भाई, तो टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। मल्टीन्यूक्लिएटेड हमने बात कर लिया है ना। इसके अलावा जो है, हाँ, ये सिक्रीट करता है, ग्लैंडुलर है, सिक्रीटरी है, पेरिएटल है ना। और ये जो है ये यूबिश बॉडीज जो है ये रिलीज करेंगे स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये रिलीज क्या करेंगे, स्पोरोपोलेनिन रिलीज करेंगे, फॉर्म करेंगे पॉलन किट। पॉलन किट जो है वो लिपिड और कैरोटिनॉइड का बना हुआ होता है, जो कि पॉलिनेशन के लिए हेल्प करेगा, एडहेसिव होता है फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये टैपेटम की ही हम बात कर रहे हैं। टैपेटम जो है ये ग्लैंडुलर सिक्रेटरी होता है, ठीक है। एंड ये जो है ये यूबिश बॉडीज इसमें प्रेजेंट होंगे जो कि रिलीज करते हैं स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पोरोपोलिनिन कहाँ है भाई, तो ये हम लोग बात करेंगे, अभी पॉलन ग्रेन हम देख रहे हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बात करेंगे, है ना। उसमें आपको मिलेगा स्पोरोपोलिन की एक्साइन का फॉर्मेशन कर रहा होता है, साथ ही साथ टैपेटम जो है ये पॉलन किट का भी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। पॉलन किट जो है वो लिपिड और कैरोटिनॉइड का बना हुआ होता है, जो कि एडहेसिव है फॉर पॉलिनेशन, ठीक। चलो नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं, अब हम सीधे आ जाते हैं अपनी पॉलन ग्रेन पे। तो हम बात करेंगे किसकी, पॉलन ग्रेन की। ठीक है जी। सो पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन किस चीज को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कई बार मैंने सुना है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जो माइक्रोस्पोर है वही मेल गैमीट है। नहीं बेटा, माइक्रोस्पोर इज नॉट मेल गैमीट, ठीक है। माइक्रोस्पोर मेल गैमेट नहीं है, वो एक स्पोर है जो आगे जाकर के मेल गैमेट में कन्वर्ट होगा, बट अभी वो मेल गैमेट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर क्या है, स्पोर्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन का। तो पॉलन ग्रेन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अभी यहां पर पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये क्या करेगा, तो पॉलन ग्रेन आपने देखा है,
आपने देखा होगा पॉलिन ग्रेन कैसा दिखता है, येलोइश कलर का आपको देखने को मिलेगा कभी भी किसी फ्लावर जो है जैसे हिबिस्कस एंड ऑल, ये सारी चीजों आप ले लो, उसके ऊपर आप देखना कि डस्ट सा जैसा जो है वो बुरादा जैसा क्या है येलो कलर का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। आप उसको टच करोगे आपके हाथों में लग जाता है, वो क्या है, वो है पॉलिन ग्रेन। सो पॉलिन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है ना, येलोइश पाउडरी पॉलिन ग्रेन होता है जो कि आपके फिंगर्स में लग जाते हैं। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर फिर से जो है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में लिखा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या, अभी हमने डिस्कस करा था कि वो प्रोसेस जिससे हम माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, प्रोसेस में क्या होगा, स्पोरोजेनस सेल होंगे जो कि डिप्लॉइड होते हैं, उनमें ग्रोथ होता है, फिर उसमें जो कोई एक सेल, मतलब हर एक सेल बन सकता है, कोई एक सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा, फिर उसके बाद जो है वो भी डिप्लॉइड होगा, फिर उसमें मियोसिस डिवीजन होगा और फिर वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देंगे जो कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये आपका टेट्राहेड्रल हो सकता है, आइसोबाइलेटरल टाइप का हो सकता है, ठीक है, टी शेप्ड हो सकता है, लीनियर हो सकता है। कहाँ कैसा देखने को मिल रहा है बेटा, तो आपको याद रखना है डाइकॉट में कैसा होता है, तो मोस्ट कॉमनली डाइकॉट में आपको टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर का टेट्राड देखने को मिलता है। ठीक है, मोनोकॉट में कैसा देखने को मिलेगा, आइसोबाइलेटरल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं पॉलिन ग्रेन की। अब हम बात करेंगे तो ये जो पॉलिन ग्रेन है, ये पॉलिन ग्रेन आपका क्या है बेटा, तो पॉलिन ग्रेन एक माइक्रोस्पोरेंजिया में जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, ठीक है, जो आगे जाकर के पॉलिन ग्रेन जिसको हम कंसिडर करेंगे, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 1000 ऑफ पॉलिन ग्रेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1000 ऑफ पॉलिन ग्रेन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पॉलिन ग्रेन है यही रिप्रेजेंट करता है आपके मेल गैमीटोफाइट को। पॉलिन ग्रेन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपके मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। आपने पॉलिन ग्रेन देखा है, आपने देखा होगा कभी भी फ्लावर उठाना है ना, और फ्लावर मतलब कि वो मेल फ्लावर होना चाहिए अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो, और अगर बाइसेक्सुअल है तो कोई बात नहीं। सो ये जो फ्लावर है उसके ऊपर वाला पार्ट को जब आप टच करोगे तो आप देखोगे आपके हाथों में येलो कलर का कुछ पाउडरी सब्सटेंस जो है वो लग गया है। वो क्या है, वो है पॉलिन ग्रेन। वो क्या है, वो है होता है पॉलिन ग्रेन बेटा। ठीक है, तो ये जो पॉलिन ग्रेन है ये पाउडरी सब्सटेंस होता है ना, जिसमें क्या है आपके माइक्रोस्पोर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर वो आगे जा करके उसमें डेवलपमेंट होगा और फिर वो मेल गैमीट बनाएगा। अच्छा, कई बार मैंने सुना है कि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि मैम ये जो माइक्रोस्पोर है वही मेल गैमीट है। नहीं बेटा, ये बिल्कुल सेम नहीं है, माइक्रोस्पोर इज नॉट मेल गैमीट। ठीक है, माइक्रोस्पोर जो है वो एक स्पोरिक स्ट्रक्चर है जो कि फर्दर ऑन डेवलपमेंट जब होगा फिर वो मेल गैमीट बनाने में हेल्प करता है, बट माइक्रोस्पोर मेल गैमीट नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर जो है ये इनके जो साइजेस हैं, इनके जो शेप हैं बेटा, ये वैरी करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिन ग्रेन की। तो पॉलिन ग्रेन जो है अगर इसका आप साइज देखोगे तो 20 से 25 माइक्रोमीटर जो है इनका डायमीटर आपको देखने को मिलेगा। पॉलिन ग्रेन का डायमीटर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको याद रखना है कितना होता है, 20 से 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं आपके पॉलिन ग्रेन। ठीक है, सो और ये जो पॉलिन ग्रेन है इसमें 2 लेयर आपको देखने को मिलता है। बाहर वाला जो लेयर होगा बेटा उसको हम कहते हैं एक्साइन, और अंदर वाला जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। बाहर वाला जो लेयर है एक्साइन जो है ना, वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है जो कि हाईली रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट है हाई टेम्परेचर के लिए, कोल्ड टेम्परेचर के लिए। कोई एंजाइम आज तक ऐसा नहीं सुनने में आया है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। सोचो कितना ज्यादा रेजिस्टेंट होता है ये। ठीक है, एंजाइम से भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये, है ना। सो ये होता है स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटाइन। अंदर वाला जो लेयर है कंटिन्यूअस लेयर होता है जो कि बना हुआ होगा पेक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ होता है। अच्छा, एक और पार्ट है कि ये जो आपका पॉलिन ग्रेन है, जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन, उसमें कहीं कहीं पे ना आपको ये पार्ट देखने को नहीं मिलता। क्या नहीं देखने को मिलता, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। तो
आउटर मोस्ट या एक्साइन का वो पार्ट जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है उसका नाम है जर्म पोर। उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम होता है जर्म पोर। अच्छा, ये एब्सेंट क्यों होता है? ताकि क्यों होता है एब्सेंट? ताकि पॉलिन ग्रेन जो है वो वहां से बाहर निकल सके, क्योंकि पॉलिन ग्रेन को बाहर से हमने ऐसे कवर कर दिया। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर ले लो, पॉलिन ग्रेन समझ लो, और उसको चारों तरफ से हमने कवर कर दिया है स्पोरोपोलिनिन से। अंदर है ना हमारा मेल गामीट, अंदर है ना हमारा मेल गामीट, ठीक है। वो बाहर कैसे निकलेगा अगर बाहर इतना टफ सा लेयर बना हुआ है तो एक्साइन का वो पार्ट जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है वहां उसको हम कहते हैं जर्म पोर, और वहां से पॉलिन जर्म जो मेल गैमीट जो है वो बाहर निकलते हैं। पॉलिन ट्यूब वहीं से बाहर इमर्ज होता है और उस पॉलिन ट्यूब में आपका मेल गैमीट होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं कि जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम पॉलिन ग्रेन की बात करते हैं, है ना, सो हाँ, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये क्या है? ये है आपका जर्म पोर। ये क्या है बेटा? जर्म पोर, ठीक है। ये बाहर वाला पूरा क्या है? एक्साइन, है ना। इसके अंदर आपको एक लेयर बनाना है जिसको हम क्या कहेंगे? इंटाइन। इसके अंदर वाले लेयर को हम क्या कहेंगे बेटा? इंटाइन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो है आपका, इसमें आपको दो सेल्स देखने को मिलेंगे। पॉलिन ग्रेन के अंदर हमें कितने सेल्स देखने को मिलेंगे? दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन में, है ना, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड किया रहता है, जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तब तब उसमें कितने सेल्स होते हैं? दो सेल होते हैं। तब उसमें कितने सेल्स होते हैं? दो सेल होते हैं। एक सेल होगा बड़ा सा जिसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। एक सेल कैसा होगा? बड़ा सा होगा जिसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल कहेंगे। तो ये पूरा आपको समझ लो कि ये साइटोप्लाज्म है ना, वेजिटेटिव सेल का, ठीक है। और इसमें आपको इर्रेगुलर शेप के न्यूक्लियस मिलेंगे। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसी के साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में? इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में स्पिंडल शेप का आपका एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, और उसमें थिक न्यूक्लियर, डेंस न्यूक्लियस एंड ऑल वो सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? दिस इज द जेनरेटिव सेल। दिस इज व्हाट? दिस इज द जेनरेटिव सेल। और इसके साथ साथ ये क्या है आपका? तो ये है वेजिटेटिव सेल। ये क्या है बेटा? ये है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। सो वेजिटेटिव सेल, और दूसरा क्या हो गया? जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होगा, है ना। कहाँ प्रेजेंट है? तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इरेगुलर शेप का वेजिटेटिव सेल का क्या आपको देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हुआ? इतना समझ में आ गया? अब यहां पर आ जाते हैं कि लगभग 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो पॉलिन ग्रेन है वो आपको इसी तरह से कैसा देखने को मिलता है? दो सेल्ड स्टेज में ही पॉलिन ग्रेन रिलीज होता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलिन ग्रेन रिलीज हो रहा है वो टू सेल्ड स्टेज में ही रिलीज होता है। टू सेल्ड स्टेज कहने का मतलब एक आपको वेजिटेटिव सेल और दूसरा आपका जेनरेटिव सेल। मतलब 40% और किस तरीके से रिलीज होता है? तो थ्री सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। थ्री सेल्ड स्टेज कहने का क्या मतलब है कि ये जो जेनरेटिव सेल है ना, ये जो जेनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड कर लेंगे, वो माइटोटिकली डिवाइड कर लेंगे पॉलिन ग्रेन को रिलीज करने से पहले ही, ठीक है। तो वो हो जाएगा कितना सेल? तब उसमें हो जाएगा 3 सेल, है ना। तो 60% में 2 सेल स्टेज में होते हैं, 40% 3 सेल स्टेज में होते हैं। 3 सेल स्टेज में जो है वो आपका जेनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड कर चुका होता है, ठीक है। जबकि 60% में जेनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करेगा तो जरूर, लेकिन कब करेगा? जब पॉलिनेशन हो चुका होगा, जो पॉलिन ट्यूब फॉर्म हो चुका होगा, पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, तो अंदर जाते हुए स्टाइल, जो फीमेल फ्लावर का जो स्टाइल वाला पार्ट है ना, फीमेल पार्ट का जो स्टाइल वाला पार्ट है, वहां पर जाते जाते क्या होगा? उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और दो मेल गैमीट बन जाते हैं। क्लियर हुआ? चलो, सो
ये तो हमने इतना बात कर लिया। अब हम इसके बारे में और क्या क्या देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर आ जाते हैं एलर्जीज। अब ये क्या है एलर्जीज? तो बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन हैं जो कि अलग अलग स्पीशीज में एलर्जन का काम करते हैं, एलर्जीज कॉज करते हैं। और कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता भी है ना। तो पॉलन ग्रेन से अगर एलर्जी है तो उसको उसको हम हे फीवर या एजमा, सॉरी हे फीवर या एजमा नहीं, हे फीवर और एजमा दोनों ही जो है वो एलर्जीज की वजह से होते हैं, पॉलन ग्रेन की एलर्जी से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा एक और चीज है, चलो हम लोग वो भी बात कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इतने ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं कि आजकल क्या हम कर रहे हैं, ये फैशन में चल रहा है कि हमने पॉलन के क्या बना लिए हैं, बी पॉलन के टैबलेट्स बना लेते हैं और उसको कंज्यूम किया जाता है फॉर नरिशमेंट। ठीक है। तो ये भी सारी चीजें होती हैं बेटा। नेक्स्ट हम यहाँ पर और भी कुछ कुछ चीजें अगर हम लोग यहाँ पर देख लें कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है मेल गैमेटोफाइट का। तो सबसे पहले प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होगा कि पॉलन सेल जो है वो अंडरगोज अनइक्वल डिवीजन में जाएगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। वेजिटेटिव सेल तो रहता है, जेनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड कर लेंगे, है ना। नहीं, स्पोरोजेनस टिश्यू की यहाँ पर बात कर रहा है कि उसमें जो है वो मियोसिस डिवीजन होगा एंड ऑल वो सारी चीजें। स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो पहले ग्रोथ करेंगे, है ना। वो माइटोसिस पहले डिवाइड कर रहे हैं, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, फिर अब वो डेवलप हो गए, मैच्योर हो गए। अब उसमें स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उनमें से हर एक सेल जो है वो मियोसिस डिवीजन करेगा, मियोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो हर एक, है ना, वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उनके अंदर फिर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होगा। अनइक्वल जब माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा तो दो सेल आपको बन जाएंगे, एक बनेगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा आपका बनेगा जेनरेटिव सेल। ठीक है। अभी समझ आया कि क्यों मैं मेल गैमेट एंड माइक्रोस्पोर को एक ही कंसिडर नहीं करवा रही थी, है ना। क्योंकि माइक्रोस्पोर जो है वो आगे जाकर के फिर उसमें डिवीजन होता है, माइटोसिस और अनइक्वल डिवीजन होगा जिसमें एक जेनरेटिव सेल बन जाते हैं और एक आपका वेजिटेटिव सेल बन जाता है। ठीक है। और ये कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे, इतना तो हमें समझ आ गया है। ठीक है। उसके बाद जो है ये रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जब जाएगा कहां पर, पॉलन ग्रेन कहां जा रहा है, आपके स्टिग्मा के ऊपर जब जा रहा है तो वेजिटेटिव सेल के हेल्प से क्या बनेगा, पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। सो यहाँ पॉलिन पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट लिख रखा है कि अकर्स कहाँ होगा, स्टिग्मा के ऊपर होता है। पॉलिन ग्रेन एब्जॉर्ब स्टिग्मा सिक्रीशन, पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ होगा जो कि कैल्शियम के हेल्प से इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है। फिर वहां पर क्या होगा, अगर ये 3 सेल्ड स्टेज है तब तो ठीक है, और अगर ये 2 सेल्ड स्टेज था तो अंदर जाकर के पॉलिन ट्यूब में क्या होगा, मेल गैमेट माइटोटिकली डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 2 मेल गैमेट बन जाएंगे और फिर एक मेल गैमेट जो है ये आपके एग को फ्यूज करेगा, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो किसको फ्यूज करेगा, एंडो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है। एंड पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी है और यहाँ पर एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस जाता है, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, मिश्रण होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है ना। सो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है ये हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं कि क्या हम पॉलिन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं, क्या पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी दिन की होती है। तो पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी देखो बच्चे ये वेरी करेगा, है ना। पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी 1 दिन से लेकर के सालों हो सकती है। ठीक है। इट डिपेंड्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं, एक दिन क्या 30 मिनट से भी, 30 मिनट से लेकर के सालों हो सकती है पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम पॉलिन ग्रेन को स्टोर करें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। पॉलिन बैंक उसके लिए होता है, वहां पर हम पॉलिन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। पॉलिन ग्रेन को हम स्टोर करेंगे तो कहां पर स्टोर करेंगे बच्चे, तो लिक्विड नाइट्रोजन होता है बेटा, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम पॉलिन ग्रेन को डाल करके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और सीड को भी हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं, सीड बैंक हम उसको कहते हैं, पॉलिन बैंक कहेंगे, सीड बैंक कहेंगे, जहां पर जिसका स्टोरेज किया जाता है वहां पर उस हिसाब से उसका नाम रख दिया गया है। तो ये हमने मेल पार्ट जो है वो खत्म कर लिया। अब इसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करेंगे क्या, फीमेल पार्ट।
ठीक है। तो फीमेल पार्ट की अगर हम बात करते हैं, मेगास्पोरोफिल हम कहेंगे, या पिस्टल हम कहते हैं, या कार्पल हम कहते हैं। अच्छा, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, ये नाम सुन के कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल हमने कहाँ सुना है? हमने सुना है मैम ब्रायोफाइट में, हमने सुना है मैम टेरिडोफाइट में, है ना? हमने जिम्नोस्पर्म में सुना है मैम, एंजियोस्पर्म में सुना था। बिल्कुल यहाँ पर आ जाओ कि ये जो है पिस्टल जो है, ये जो कार्पल है ना, ये मेगास्पोरोफिल कहलाएगा। ठीक, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंड माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये आपका स्टेमन कहलाता है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, बाकी तो जो हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा है वो सही है, वही यहाँ पर है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे हम इसको मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, चलो जी। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? पिस्टल है, कार्पल है। इसके वॉल को क्या कहेंगे? गाइनोशियम हम कहेंगे, है ना? अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो गाइनोशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आपको अकेला देखने को मिल सकता है, सिंगल पिस्टल हो सकता है जिसको हम कहते हैं मोनोकार्पलरी, या फिर एक से ज्यादा हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं मल्टी कार्पलरी। सिंगल पिस्टल मोनोकार्पलरी, मल्टीपल पिस्टल मल्टीपल कार्पल मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है कि ये अगर मल्टीपल नंबर में है, कार्पिल जो है वो मल्टीपल नंबर में है, तो क्या वो फ्री है या वो फ्यूज्ड है? क्या वो फ्री है या वो फ्यूज्ड है? अगर वो फ्यूज्ड है तो उसको हम कहते हैं सिनकार्पस। क्या कहेंगे? सिनकार्पस। और अगर वो फ्री है तो उसको हम क्या कहेंगे? एपोकार्पस। क्या कहेंगे? एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, चलो जी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें इसके कितने पार्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें हमें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें हमें कितना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, चौड़ा सा, है ना? फिर उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टाइल, और फिर आपको यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम कहेंगे ओवरी। ये तो ये क्या है? ये है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा। ये क्या है? ये है स्टाइल। और ये क्या है बेटा? ये है आपका ओवरी। ये क्या है? ये है ओवरी, है ना? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट आपको बाहर से ऐसे देखने को मिल रहा है। स्टिग्मा जो है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए भाई? पॉलिन ग्रेन के लिए, है ना? दूसरा जो है स्टाइल जो है ये एक लंबा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट होता है, और यही जो है वो रास्ता देता है आपके मेल गैमीट को कि कहाँ जाना है, किधर से जाना है, ताकि वो एग के साथ जाकर के फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो सके। तीसरा जो है ये ओवरी वाला पार्ट है, ये चौड़ा सा मोटा सा ऐसा बल्ज जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? लोक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब ये जो लोक्यूल्स है, एक ओवरी में मल्टीपल लोक्यूल्स प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोक्यूल कहते हैं। इसको और भी एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा? ओवेरियन कैविटी। सो ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। प्लासेंटा का वेरिएशन है जो कि हमने प्लासेंटेशन टॉपिक में पढ़ा है क्लास 11th में, है ना? सो प्लासेंटा जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? ओवेरियन कैविटी, या जिसको लोक्यूल कहते हैं हम, वहां। ठीक है, अब ये जो प्लासेंटा है ना, सो इस प्लासेंटा से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया तो आपके मेल वाले पार्ट में हो जाएगा ना। क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है ना? तो मेगास्पोरेंजिया जो प्लासेंटा से राइज हो रहा है उसको कॉमनली क्या कहा जाता है? ओव्यूल कहा जाता है। सो मेगास्पोरेंजिया इज नथिंग, इट इज कॉमनली नोन एज ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो ओव्यूल है बेटा, ये अलग अलग प्लांट में इसके नंबर वेरी कर सकते हैं। ये सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकता है।
ठीक है। जैसे एक ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो मैंगो में, वीट में, पैडी प्लांट में, यहाँ पर आपको सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है। जबकि मेनी ओव्यूल कहाँ देखने को मिलेगा आपको, पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में, इन सब जगहों पर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ ओव्यूल देखने को मिलेंगे। नॉर्मल आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर सिंगल सीड है, एक जनरल तरीका बता रही हूँ कि अगर सिंगल सीड है तो सिंगल ओव्यूल होगा, मल्टीपल सीड है तो मल्टीपल ओव्यूल होंगे उसके अंदर। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं, चलो मेगास्पोरेंजिया की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है, इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले, है ना, एक टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, तो कैसा ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है बेटा। इस ओव्यूल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। एक और चीज है, ये जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल आपके प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस स्ट्रक्चर से ये आपके प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लासेंटा के साथ ओव्यूल को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। ठीक है। एंड ये जो प्लासेंटा का स्ट्रक्चर और ये जो आपका फ्यूनिकल है जो जुड़ रहा है ना, एक जगह पर फ्यूज होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो ओव्यूल प्लासेंटा के साथ जुड़ता है फ्यूनिकल के थ्रू, और इन दोनों का जहां पर फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है। प्लस ओव्यूल के चारों तरफ जो है वो एक या एक से ज्यादा आपको प्रोटेक्टिव लेयर देखने को मिलेंगे, जिसको कि हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इंटेग्यूमेंट जो है वो एक जगह पर हल्का सा छेद जैसा छूट जाता है, वहां पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा सा। ठीक है। सो माइक्रोपाइल जो है वो छोटा सा छुटा हुआ एरिया है जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है। ओव्यूल का वो पार्ट जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, दैट पार्ट इज नोन एज माइक्रोपाइल। ठीक है। अब ये जो माइक्रोपाइल है, इसके अपोजिट साइड वाला जो एंड है, माइक्रोपाइल जहां पर प्रेजेंट होता उस एंड को क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। और इसी के अपोजिट साइड वाले एंड को हम क्या कहते हैं, चलाजल एंड कहते हैं या चलाजा कहते हैं। ठीक है। चलो यहां पर आ जाते हैं कि इंटेग्यूमेंट जो है, इंटेग्यूमेंट क्या है, उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स वहां पर प्रेजेंट है। तो ये जो मास ऑफ सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, है ना। न्यूसेलस क्या है, मास ऑफ सेल्स है जो कि इनक्लोज्ड है इंटेग्यूमेंट के अंदर। न्यूसेलस क्या है, मास ऑफ सेल है जो इनक्लोज्ड है विद इन इंटेग्यूमेंट। ठीक। न्यूसेलस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विद इन इंटेग्यूमेंट मास ऑफ सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है। न्यूसेलस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फूड का रिजर्व मटेरियल है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सो न्यूसेलस क्या है, फूड को रिस्टोर करके रखता है, फूड को रिजर्व करके आपका न्यूसेलस जो है ये रखता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं कि ये जो इंटेग्यूमेंट के अंदर वाला जो पार्ट है, इनसाइड द न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट के अंदर जो मास ऑफ सेल है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूसेलस कह रहे हैं। ठीक है। और उसके अंदर जो है इन लोकेटेड इनटू द न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। न्यूसेलस के अंदर एक खाली जगह जिसको कि हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक कहेंगे। Inside the nucellus structure is present which is known as embryo sac। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है embryo sac। क्यों, क्योंकि यही है आपका फीमेल गैमीटोफाइट। यही क्या है आपका, फीमेल गैमीटोफाइट है। embryo sac is also known as female गैमीटोफाइट। ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक ओव्यूल में जनरली एक आपको एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा। और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये किससे बनेगा, दिस एम्ब्रियो सैक विल फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। किसके थ्रू बनेगा बेटा, किसके थ्रू बनेगा,
एम्ब्रियो सैक जो है वो बनता है फ्रॉम अ मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर कैसे बन रहा है? तो जैसे माइक्रोस्पोर बनता था माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसी तरह से मेगास्पोर जो है ये बनेगा आपका मेगास्पोर मदर सेल से। और ये मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यहां पर भी अगर मेगास्पोरोजेनेसिस करना है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना है, तो यहां पर भी क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। लेकिन क्या हर एक सेल जो है वो मियोसिस डिवीजन करेंगे? नहीं बच्चा, वहां से कोई एक सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड होगा, ग्रोथ होगा उसमें, एंड उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। पॉलन ग्रेन की तरह, मेल गैमीट्स की तरह ऐसा नहीं है कि सारे स्पोरोजेनस टिश्यू जो है सबके सब जो है मियोसिस डिवीजन करेंगे। यहां पर नहीं होता, यहां पर एक सेल जो है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है? और मियोसिस डिवीजन होने के बाद कितने सेल्स बनेंगे बेटा? 4 सेल बनते हैं, है ना? तो 4 सेल यहां भी बनेगा। ठीक, कितने सेल बने? 4 सेल यहां पर भी बना। लेकिन अब वो जो 4 सेल बना है उसमें से 3 जो है बच्चे वो डीजेनरेट कर जाता है। 3 क्या होगा? डीजेनरेट कर जाएगा। एक अकेला बचेगा, वही अकेला जो है वो तुम्हारा मेगास्पोर बनाएगा और तुम्हारा मेगास्पोर कहला रहा है। ठीक है? अब उस मेगास्पोर के साथ क्या होगा? एक ही फंक्शनल आपका मेगास्पोर रहता है, और वही अकेला जो सिंगल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, मतलब एम्ब्रियो सैक बनाता है। वही अकेला जो है वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब ये कैसे होता है? अब ये कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें कर ली, है ना? तो इधर हम लोग ऐसे बना लेते हैं बेटा, हमने यहाँ पर ओव्यूल बनाना है, सो ये हम लोग बना लेते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है? ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। ठीक, ये आपका क्या है? ये है आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है? तो ये हमने क्या बनाया? दिस इज द इंटेगुमेंट। ठीक, ये हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक बनेगा कैसे? अब ये जो हमने लिख दिया कि एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि ये देखो कि ये आपका ये वाला जो एरिया है, ये छेद वाला एरिया है, यहाँ पर आपके इंटेगुमेंट नहीं प्रेजेंट है, सो दिस एंड विल बी द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है? माइक्रोपाइलर एंड हो गया। अब यहाँ पर जो है वो आपके शुरू में एम्ब्रियो सैक तो है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक, बहुत सारे सेल्स हैं। इनमें से क्या हुआ? एक ने डिसाइड करा कि वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा, तो अब एक जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बना, है ना? चलो मैं उसी को बताती हूँ कि एक जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बना। चलो जी, सो ये एक मेगास्पोर मदर सेल, उससे क्या हुआ? डिवीजन हुआ और 4 सेल बने। 4 सेल में 3 डिजेनरेट कर गया, एक अकेला बचा। एक अकेला बचा। ठीक, ये मेगास्पोर है, ये फंक्शनल है। ये एक डिवाइड किया और एक से 2 बन गए। 2 बन गए। 2 बनने के बाद ये जो दोनों हैं ये अपोजिट पोल पे चले जाते, एक उस तरफ चला गया, एक इस तरफ आ गया, चला गया। ठीक है? अब यहां जाने के बाद क्या होगा? यहां एक पहुंचा और ये डिवाइड करके ये फिर डिवाइड किया तो 2 हुआ। इधर वाला जो इधर पहुंचा और डिवाइड कर गया तो 2 बन गया, 2 हुआ। और फिर इन दोनों में फिर से एक बार और डिवीजन होगा। और अच्छा, यहां पर डिवीजन कैसा हो रहा है? माइटोसिस। कैसा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस। मियोसिस डिवीजन, मेगास्पोर मदर सेल जब है, जब डिवाइड करेंगी और मेगास्पोर जब बनाएंगे तो मियोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद मेगास्पोर के अंदर जब डिवीजन होगा तो माइटोसिस होगा। तो यहां पर माइटोसिस हुआ, मतलब एक बार डिवीजन हुआ सेंट्रल पार्ट में, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर आपका बचा था उसका डिवीजन हुआ, 1 से 2 बने। 2 में से एक इधर चला गया, एक इधर आ गया। ठीक, अब यहां पर माइटोसिस हुआ तो ये एक था, 1 से 2 हो गया, ये एक था, 1 से 2 हो गया। ठीक, फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ तो ये 2 था, 2 से 4 हो गए, यहाँ 2 थे, 2 से 4 हो गए। तो ऊपर के साइड में भी आपको कितने सेल्स देखने को मिल रहे हैं? 2, मतलब 4। और नीचे में भी आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? 4।
ऐसा हुआ। अब 4 ऊपर है 4 नीचे है ना। इन चारों में से एक जो है वो बीच में आ जाता है, इन चारों में से एक जो है वो बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर कितने सेल्स बचे? 3। नीचे कितने सेल्स बचे? 3। और बीच में कितने सेल्स आ गए? 2। और ये जो दोनों सेल्स आए वो कहां से आए हैं? पोलर रीजन से आए हैं, पोलर वाले पार्ट से वापस आए हैं, घूमते हुए आए हैं ना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। अब मैं एम्ब्रियो सैक यहां पर बना रही हूं कि यहां ऊपर में आपको 3 सेल देखने को मिल रहे हैं, यहां नीचे में आपको 3 सेल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और 2 जो है वो यहां पर आया। शुरू में दोनों सेल अलग अलग होते हैं, बाद में जो है ये फ्यूज होकर के सिंगल सेल बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। क्योंकि ये पोलर रीजन से आया सो पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, इसमें कितने न्यूक्लियस होंगे? 2 सेल का फ्यूजन हो चुका है तो 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। कितने न्यूक्लियस यहां पर देखने को मिलेंगे बेटा? तो 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर ये देखो 3 सेल है 3 न्यूक्लियस, यहां भी 3 सेल है 3 न्यूक्लियस। तो टोटल इस एम्ब्रियो सैक में कितने सेल हैं? ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 1, 7 सेल। बट न्यूक्लियस कितने हैं? ऊपर 3 नीचे 3 और बीच में 2। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। अब समझ आया कि ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कैसे होता है, क्यों कहते हैं, बीच वाले को पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहा जाता है। आई बात समझ में? अब ये जो ऊपर वाला 3 सेल है इसको हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं एंटीपोडल। और ये जो नीचे वाले 2 सेल हैं इनको हम कहते हैं बच्चे सिनर्जिड। सिनर्जिड क्या कहते हैं? सिनर्जिड कहते हैं। और ये एक जो सेल है उसको हम कहते हैं एग सेल। ठीक है, तो नीचे के सिनर्जिड और एग सेल, इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? एग अपैरेटस कहते हैं। ध्यान रखना, एग सेल जो है और एग अपैरेटस में फर्क है। एग अपैरेटस के अंदर वो तीनों सेल आएंगे जिसमें 2 सिनर्जिड होगा और आपका 1 ओवम होगा। ठीक है, और एग में मतलब सिंगल जो है। यहाँ पे अगर सारे के सारे हम सेल्स की बात करते हैं तो सबके सब कैसे है? हैप्लॉइड है। ये आपको ध्यान रखना है। सो सॉरी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ चीजें हैं, जैसे एम्ब्रियो सैक जो है वो सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है ना। अगर उस तरह से है, सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक जो है वो बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक एक सिंगल मेगास्पोर से बनता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंटेगुमेंट में के पास पास में जो आपके न्यूसेलस हैं उनके अंदर उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, यहाँ पर बाकी उसके अलावा जो सेल्स हैं, जैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे होंगे, या मेगास्पोर जो है वो कैसा होगा, गैमेटोफाइट जो है वो कैसा होगा, तो ये सब के सब कैसे होंगे बेटा? वो सब जो है वो हैप्लॉइड होंगे। बोलो, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से क्लियर है एकदम? चलो जी, नेक्स्ट अब हम आगे क्या बात कर ले, तो हमने देख लिया है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर क्या पूछता है कि ओव्यूल है ना में इंटेगुमेंट के लेयर जो है, अगर 2 लेयर हैं तो बाइटेग में कहेंगे, सिंगल लेयर है तो यूनिटेग में कहलाएगा, अगर नहीं है लेयर तो ए टेग में कहलाता है, और अगर 3 है तो ट्राइटेग में कहलाते हैं। ओव्यूल्स के कितने टाइप होते हैं? तो बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे ऑर्थोट्रोफस होता है, एनाट्रोपस होता है, हेमीट्रोपस होता है, कंपाइलोट्रोपस होगा, एम्फीट्रोपस होगा एंड सर्किनोट्रोफस होते हैं। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो कैसा है? एनाट्रोफिस है। यहाँ जो डायग्राम हमने बनाया है वो एनाट्रोफिस का ही डायग्राम है बच्चा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अब आगे बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। वैसे तो मैंने सारी बातें कर ली हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, किस तरह से फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इससे पहले भी हमने बात किया था कि जब पॉलिन ग्रेन आएगा, पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, मेल गामीट आएंगे, तो मेल गामीट आने के बाद
दो मेल गैमेट आते हैं। एक मेल गैमेट जो है वो पॉलिन ट्यूब के थ्रू अंदर से आएगा और वो माइक्रोपाइलर एंड से ही होते हुए अंदर जाता है, किसके पास जाएगा, एग के पास जाएगा, है ना। और एग के पास जाएगा और फ्यूज करेगा। इस फ्यूजन को कहते हैं सिनगैमी। इस फ्यूजन को क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। दूसरा मेल गैमेट जो है वो आ रहा है और वो जाएगा आपके कहां पे, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और फिर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया तो कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। एंड यहीं पे बात आती है आपके डबल फर्टिलाइजेशन की, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार फ्यूजन हुआ। एक बार मेल गैमेट का एग के साथ और एक बार मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई हम यहां पर फर्टिलाइजेशन को, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमेशा जो है वो बहुत फेवरेट है, नीट में भी कई बार आ चुका है ना। और सीबीएसई में अब इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी अगर हम लोग बात करते हैं, अगर पूछा जाए आपसे कि मान लो आपके पास 100 एग्स है, नहीं 100 एग्स नहीं, 100 जाइगोट है, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव 100 जाइगोट। तो क्वेश्चन ये है कि 100 जाइगोट बनाने के लिए सेल डिवीजन कितनी बार हुआ है। 100 नंबर ऑफ जाइगोट है, तो 100 नंबर ऑफ जाइगोट बनाने के लिए कितनी बार सेल डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन की बात जनरली किया जाता है, ना भी लिखे तो मियोसिस ही पूछा जा रहा होता है, ठीक है। सो कितने सेल्स हैं बेटा, सेल्स हैं आपके, जाइगोट की बात हम कर रहे हैं 100। 100 जाइगोट के लिए आपको क्या चाहिए, 100 एग चाहिए और 100 स्पर्म चाहिए, 100 मेल गैमेट चाहिए, चाहिए ना, ठीक है। 100 एग के लिए 100 टाइम्स मियोसिस डिवीजन चाहिए होगा, क्योंकि एक बार मियोसिस करके 4 सेल बनते जरूर है, बट तीन जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक अकेला जो है वो बचता है, ठीक है। तो 100 एग के लिए 100 मियोसिस चाहिए, लेकिन 100 मेल गैमीट के लिए कितनी डिवीजन चाहिए भाई, 100/4, 25 टाइम मियोसिस डिवीजन करेगा ना तो भी 100 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अगर आपको 100 जाइगोट चाहिए तो आपको डिवीजन जो है वो कितनी बार कराना होगा, 100 + 25, 125, 125 बार डिवाइड करके हम 100 जाइगोट जो है वो पा सकते हैं, ठीक है। स्पेशल केस है सिप्रस, है ना। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि एक बार डिवीजन करके एक ही पॉलिन बनता है। तो अगर आपको 100 ये चाहिए होगा, क्या 100 जाइगोट चाहिए होगा, तो 100 एग के लिए 100 मियोसिस एंड 100 मेल गैमेट के लिए भी 100 मियोसिस, मतलब 100 जाइगोट के लिए 200 बार मियोसिस चाहिए होगा। लेकिन ये स्पेशल केस है, ये सब एक्सेप्शन में आते हैं, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब इसके बाद क्या जाता है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो लगभग हमने मेन जो टॉपिक है, जो समझना जरूरी है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इतना तो सबको पता है, ठीक है। सो पॉलिनेशन जो है, हमने पॉलिनेशन तो करा लिया, बट पॉलिनेशन कराना क्यों है और कितने टाइप का पॉलिनेशन होगा। बच्चा अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मेल गैमेट ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा आ ही नहीं रहा है, मेल गैमेट आ ही नहीं रहा है अंदर में, स्टिग्मा के अंदर नहीं आ रहा है, पहुंच ही नहीं रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये तो करना है ही, ठीक। अब बात करते हैं कि पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं। सो पॉलिनेशन बेसिकली जो है वो 2 टाइप का हो जाएगा बच्चा। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है क्या आपका बेटा, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आ जाते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ मतलब खुद ही से, तो खुद ही से पॉलिनेट हो जाने का मतलब क्या, खुद ही से पॉलिनेट हो जाने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई एक फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल है,
अब बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का क्या मतलब, एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर प्रेजेंट होंगे तो वो फ्लावर कहलाएगा क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, अगर जैसे हिबिस्कस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर एक फ्लावर के अंदर इधर मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है तो वो फ्लावर कैसा कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा, जैसे पपाया। ठीक, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल हिबिस्कस, पाइसम सटाइवम, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ कि अगर बाइसेक्सुअल, लेट्स सपोज कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो प्लांट कैसा कहलाएगा, प्लांट कहलाएगा मोनोएशियस। मोनोएशियस कहने का मतलब सिंगल प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल चलाने के लिए काबिल है, तो कहलाएगा मोनोएशियस प्लांट। ठीक है, सो बाइसेक्सुअल फ्लावर में मोनोएशियस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है ना, डाइएशियस प्लांट अगर होंगे तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन है, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट मोनोएशियस है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट मोनोएशियस है, ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है तब जब एक प्लांट तो है, उसके एक तरफ में जो फ्लावर लगा है वो उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दूसरे ब्रांच में जो फ्लावर लगा है उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो एक ही प्लांट है ना, और वो अकेला प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए कैपेबल है, तो वो प्लांट कैसा होगा, मोनोएशियस। लेकिन फ्लावर, इंडिविजुअल फ्लावर की बात करेंगे तो वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, सो पहली बात हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनेशन कितने टाइप का हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उस फ्लावर का अपना ही मेल गामेट उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन जो है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करेंगे या फ्लावर की हम बात करते हैं, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर की ही हम बात करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर की चलो पहले बात कर लेते हैं। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो दो टाइप के मिलते हैं, एक जो होते हैं उसको हम कहते हैं चास्मोगैमस और एक को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस। एक को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसा होगा बच्चा, लेट्स सपोज दिस इज अ फ्लावर, ठीक है, और ये ना ऐसे बंद है, बंद है कहने का मतलब इसके एंथर इसी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, और उसका स्टिग्मा अंदर ही प्रेजेंट है। अब ये फ्लावर बंद है तो बाहर से कोई एजेंट आ नहीं पा रहा, है ना, तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते। दूसरे टाइप का फ्लावर क्या होता है, चास्मोगैमस। चास्मोगैमस फ्लावर कहने का क्या मतलब है, चास्मोगैमस फ्लावर कैसा, ओपन, जैसे नॉर्मल हमें फ्लावर देखने को मिलता है वैसा ओपन होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर ही है, ओपन है ना, तो क्या हो सकता है कि उसका अगर पॉलिन ग्रेन खुद स्टिग्मा के ऊपर ना गिरा, उससे पहले क्या हो गया कि किसी और का पॉलिन ग्रेन आकर के उसके ऊपर चला गया, इंसेक्ट की वजह से, किसी भी पॉलिनेटर्स की वजह से, तो यहां पर इस टाइप के चास्मोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस भी हैं, साथ ही साथ सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही सकता है। ठीक है ना, फ्लावर हो गया, बात कर लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमने कहा चास्मोगैमस फ्लावर में होता है बट उसमें क्रॉस भी हो सकता है। ठीक, क्लिस्टोगैमस में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो खुद ही का फ्लावर से पॉलिनेट अगर हो जा रहे हैं, इस तरह के पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं। इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। अब गिटनोगैमी क्या है, गिटनोगैमी कहने का मतलब है कि एक ही प्लांट है, उसके एक ब्रांच में फीमेल फ्लावर है, एक दूसरे ब्रांच में मेल फ्लावर है ना, तो यहां पर मेल जो फ्लावर है उसका पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर में चला गया, पॉलिनेशन हो गया, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, सॉरी, या इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो यहां ध्यान रखना बच्चा कि ये आपका फंक्शनली कैसा पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ पे गिटनोगैमस को
सेल्फ पॉलिनेशन में लगा हुआ है बेटा, स्ट्रक्चरली ये जरूर हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली कैसा पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। जेनेटिकली लेकिन सिमिलर होंगे, जेनेटिकली लेकिन कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो डिफरेंट, लेट्स सपोज कि डिफरेंट प्लांट है, एक प्लांट में फीमेल फ्लावर है, दूसरे प्लांट में मेल फ्लावर है, उसका मेल पॉलिन ग्रेन आकर के दूसरे प्लांट के फीमेल के स्टिग्मा पे जाकर के गया, है ना, इस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है। इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जिनोगैमी या एलोगैमी, ठीक है। अब किससे क्या फायदा, किससे क्या नुकसान, देखो सेल्फ पॉलिनेशन अगर आपको ट्रू ब्रीड को रखना है, ट्रू ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग को ही आगे चलाते जाना है, आप नहीं चाहते हैं कि कोई एक फ्लावर है और वो आपको बहुत पसंद है, आपको नहीं चाहिए कि उसमें कोई चेंजेस आए, 0.1% भी चेंजेस नहीं चाहिए, तो फिर वो बेहतर है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इससे नुकसान है, नुकसान क्या है, इससे होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इससे, क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब समझो बच्चा कि जब मान लेते हैं कि दोनों प्लांट जो हैं वो एक ही मतलब जेनेटिकली सिमिलर है, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो जेनेटिकली सिमिलर जो है वो गैमेट्स पहुंच रहे हैं, है ना, इसकी वजह से कोई वेरिएशन नहीं आता, ठीक, वेरिएशन नहीं आ रहा, वेरिएशन नहीं आ रहा तो इवोल्यूशन में दिक्कत, इवोल्यूशन होने के चांसेस थोड़े से कम हो गए, नहीं होंगे, ठीक है, डिसएडवांटेजेस हैं ये, एंड उसके साथ साथ जो है वो फॉल्टी डीएनए हो सकता है ना, तो ये आपको सेल्फ पॉलिनेशन में दिक्कत आएगा। तो जहां फायदा है वहां नुकसान भी है, नुकसान इसका ज्यादा है, ठीक है। और क्योंकि ये नुकसान ज्यादा है तो प्लांट या नेचर ने इस नुकसान से बचने के लिए, अगर प्लांट आपका मोनोएशियस भी है तब भी सेल्फ पॉलिनेशन ना हो उसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरकीबें निकाल रखा है। वो क्या है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो तो बढ़िया है, जेनेटिकली डिसिमिलर है, वेरिएशन आता है, एवोल्यूशन के लिए बढ़िया है ना, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होता। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का जो एजेंट है वो दो चीजें हो जाएंगी, एक हो जाएगा एबायोटिक फैक्टर्स, दूसरे हो जाएंगे बायोटिक। बायोटिक में आपके एनिमल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे और एबायोटिक में नॉन लिविंग हो जाएंगे। नॉन लिविंग में एक आ जाएगा आपका पानी और दूसरा आ जाएगा आपका विंड। दोनों में अगर कॉमन पूछा जाए तो वो होता है विंड। पानी जो है लगभग सिर्फ 30 जेनेरा ऐसे हैं जिसके थ्रू पॉलिनेशन वाटर के थ्रू, जिसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ 30 जेनेरा ऐसे हैं, बाकियों में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। एक और चीज यहां पर कि अगर कोई एक्वाटिक प्लांट है मैम तो क्या होगा, उसमें तो फिर पॉलिनेशन आपको पानी के थ्रू ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। इवन इन एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर भी पॉलिनेशन जो है वो पानी के थ्रू हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक प्लांट है जहां पर पॉलिनेशन पानी के थ्रू नहीं होता। फिर उनके अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है, तो उनके अंदर पॉलिनेशन होने के लिए उनका जो फ्लावर है वो प्लांट के वो जो है वो पानी के बाहर रहता है और पानी के बाहर है ना, तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन उसमें हो जा रहा है, एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन उसमें हो जा रहा है, ठीक है। पानी के थ्रू किसका किसका पॉलिनेशन होता है बेटा, पानी के थ्रू किसका किसका पॉलिनेशन होता है, ये किसको किसको याद है, सी ग्रासेस है। क्या है एग्जाम्पल, चलो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बता देती हूँ, सी ग्रासेस है, ठीक है। सी ग्रासेस में कैसा होगा, पानी के थ्रू पॉलिनेशन होगा। अच्छा, कुछ एक्वाटिक प्लांट ऐसे हैं जो सबमर्ज होते हैं, उनके अंदर पॉलिनेशन कैसे होगा, तो उनके अंदर पॉलिनेशन जो है, फ्लावर अगर सबमर्ज्ड है, ठीक है, तो मेल फ्लावर भी अंदर होगा, उनका जो मेल गैमेट होता है उसमें टेल जैसा चीज स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ होता है, एंड सॉरी वाटर करंट के हेल्प से जो है वो पॉलिनेशन वहां पर हो जाता है, पैसिवली होता है ये, ठीक, क्लियर है। चलो, तो ये हमने बात कर लिया, एबायोटिक फैक्टर देख लिया। अब हम आ जाते हैं बायोटिक फैक्टर में। तो बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट की वजह से हो सकता है, बर्ड्स की वजह से हो सकता है, बैट्स की वजह से हो सकता है, बहुत सारी चीजों की वजह से, एनिमल्स की वजह से होता है पॉलिनेशन। इसमें भी अगर मोस्ट कॉमन कोई पूछेगा तो इंसेक्ट होता है, जिसमें बीज जो हैं वो मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर कहलाते हैं,
कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि क्या कहलाते हैं, रॉबरी करते हैं, वो चोरी करते, चोरी नहीं डकैती करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नेक्टर या पॉलिन रॉबर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई पॉलिन रॉबर? क्योंकि वो पॉलिनेशन नहीं कर रहे, वो पॉलिनेशन नहीं कर रहे, बट वो नेक्टर चुरा ले रहे। अच्छा, नेक्टर से क्या रिलेशन है? देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझो कि अगर ये लोग इंसेक्ट, मैं बायोटिक फैक्टर्स में ये इंसेक्ट, बर्ड्स, इन सब की बात कर रही हूं, कि अगर इनके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो ये फ्लावर पे जाकर के बैठ क्यों रहे? अट्रैक्शन हो रहा है मैम, बहुत प्यारा दिखता है मैम, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ क्या उस चीज के लिए ही नहीं, ये उनका एक काम कर रहे हैं, पॉलिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? समझ आ रही है बात? तो पॉलिनेशन इतना बड़ा ये रोल प्ले कर रहा है, तो नेचर इनको, प्लांट इनको, फ्लावर इनको रिवॉर्ड देता है, और वो रिवॉर्ड जो है वो उनके नेक्टर के फॉर्म में होता है। चाहे वो मेल प्लांट हो, चाहे वो फीमेल प्लांट हो, सॉरी मेल प्लांट फीमेल प्लांट मतलब चाहे वो मेल फ्लावर हो, चाहे वो फीमेल फ्लावर हो, कैसा भी फ्लावर हो, सारे के सारे फ्लावर में आपको नेक्टर देखने को मिलेगा। और नेक्टर के लिए ये इंसेक्ट वगैरह जो है ये उनके पास जाते हैं, उनका नेक्टर सक करते हैं, और सक करने के दौरान क्या होता है कि जब ये उसके ऊपर बैठते हैं तो उनका पॉलन ग्रेन इनके ऊपर चिपक जाता है, फिर ये दूसरे फ्लावर पे गए, उस पे जाकर के बैठे, उनका नेक्टर सक किया, तो इनके बॉडी पे जो पॉलन चिपका हुआ है वो उसके स्टिग्मा पे डस्ट हो जाता है, और फिर इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। ये विंड और वाटर का क्या केस है? देखो, जहां पर पॉलिनेशन विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू होता है वैसा फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होता, वैसा फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होता, बनाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट, अब ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमने बात कर लिया, फ्लावर, मोनोएशियस, डायेशियस बात कर लिया। अच्छा, डाइकोगैमी एंड हर्कोगैमी क्या होता है? डाइकोगैमी एंड हर्कोगैमी क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डाइकोगैमी और हर्कोगैमी जो है ये टर्म आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बेटा, लेकिन डेफिनेशन मेंशन है, ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये, है ना। डाइकोगैमी कहने का क्या मतलब है? मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, है ना। प्रोटोगैनी या प्रोटोगैनी मतलब कि फीमेल पार्ट मैच्योर पहले हो जाएगा, मेल पार्ट मैच्योर बाद में होगा, या प्रोटैंड्री मतलब मेल पार्ट मैच्योर पहले हो जाएगा, फीमेल पार्ट मैच्योर बाद होगा। इसका क्या मतलब? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करने के लिए नेचर ने बहुत सारे तरीके निकाल रखे हैं, उन्हीं में से एक तरीका है ये, क्या है? डाइकोगैमी। इसमें क्या है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तब भी प्लांट नहीं चाहता कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो उस केस में क्या किया है नेचर ने कि उसके जो मेल पार्ट है या जो फीमेल पार्ट है उनका मैच्योरेशन टाइम चेंज कर दिया। मान लो कि फीमेल पार्ट जो है वो मैच्योर हो गया और मेल पार्ट मैच्योर ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो मेल पार्ट अगर मैच्योर नहीं हुआ है, फीमेल पार्ट मैच्योर हो गया है, तो किसी का भी पॉलिन ग्रेन आएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ वाले पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद क्या हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। हर्कोगैमी क्या होता है? फिजिकल बैरियर हमने बना दिया, एग्जिस्ट बिटवीन द स्टिग्मा एंड एंथर, ठीक है। फिजिकल बैरियर कहने का मतलब क्या? मान लो कि ये फ्लावर है, ठीक है, नहीं ये फ्लावर का ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, तो एंथर कहाँ होना चाहिए? एंथर इसके ऊपर होना चाहिए, तब तो ये जो डस्ट होगा पॉलन ग्रेन इसके ऊपर ऐसे डस्ट होगा। अगर ये एंथर नीचे है तो, अगर ये एंथर नीचे है और स्टिग्मा ऊपर है तो बताओ ये पॉलन ग्रेन इससे यहां से उड़ के यहां कैसे जाएगा? जाने में मुश्किल होगा। तो ये इस तरह का कुछ फिजिकल बैरियर जो है वो बना दिया जाता है, इसको हम कहते हैं हर्कोगैमी। इसको हम क्या कहते हैं? ये होगा आपका हर्कोगैमी। तीसरा एक और तरीका है, दैट इज द सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जेनेटिकली तरीका होता है जिसमें कि रिजेक्ट कर दिया जाता है अपने सेम फ्लावर के पॉलिन ग्रेन को, जर्मिनेट नहीं करने दिया जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। ये 3 तरीकों के थ्रू हम सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है?
चलो अब यहाँ पर एक चीज है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? सो आउट ब्रीडिंग क्या होता है? मेजॉरिटी जो है फ्लावरिंग का वो प्रोड्यूस किया जा रहा है जो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो कैसे फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, अभी हमने बात करा। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है तो हमें उससे बचना है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज नॉट गुड थिंग फॉर अस प्लांट्स के लिए, है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? यही नेचर ने क्या क्या किया है, ये सारी चीजें। डाइकोगामी ऐसा बना दिया फ्लावर्स को, हरकोगामी इस तरह का बनाया, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बनाए, ये सारी चीजें हैं। ये है आपके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आई बात समझ में? सो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हम क्या कर रहे होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट कैसे किया जाए, नेचर ने क्या क्या तरकीबें निकाल रखी हैं सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करने के लिए, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्यों सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करना है? ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके अलावा क्या? सो ये ए बायोटिक फैक्टर, इधर बायोटिक फैक्टर, ये सब हमने बात कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग वैसे तो पढ़ चुके हैं बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर लेती हूँ। जैसे पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन, ये पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होगा? सो रिकॉग्निशन, जो पॉलिन ग्रेन आया वो स्टिग्मा पे जाकर के जुड़ने के बाद ये जो आपका स्टिग्मा है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये सही वाला पॉलिन ग्रेन आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट होने को अलाउ करेगा, और अगर नहीं आया है तो अलाउ नहीं करेगा। मतलब ये राइट टाइप है, कंपैटिबल टाइप है कि नहीं पॉलिन, या इनकम्पैटिबल टाइप है, रॉन्ग टाइप है। ठीक है, वो डिसाइड करता है, रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन को अलाउ करेगा। तो पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन में ये होता है। अब यहां पर इंटरैक्शन जो है ना ये वेरी कर सकता है बच्चा, इंटरैक्शन वेरी कर सकता है। कहने का मतलब ये अलग अलग स्टेजेस में हो सकता है। एक तो तुम्हारा पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होने से रोक दे, है ना, वो ना होने दे। दूसरा, लेट्स सपोज कि वहां पर जर्मिनेशन तो हो गया, जर्मिनेशन जो है वो पॉलिन ट्यूब का हो गया, बट फर्टिलाइजेशन को रोक देगा। बट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन को आगे जाकर के रोक देगा। अब कैसे रोक देगा भाई? यहां पर बातचीत होती है, बातचीत होगी, है ना, बातचीत होगी। तुम मेरे टाइप के हो, अच्छा बताओ फिर तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, हाँ तुम मेरे टाइप के हो, तुम मेरे ही जगह के हो, चलो तुम मेरे दोस्त हो, चलो आ जाओ अंदर, ऐसा। और अगर नहीं मिला, है ना, बातचीत से पता चल गया कि नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है, ठीक है, तो फिर बाहर से ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया। आई बात समझ में? तो ये जो है ये डायलॉग्स, ये जो बातचीतें होती हैं वो किसके हेल्प से होती है? केमिकल्स की हेल्प से होती है। ठीक है, और इस तरह का इंटरैक्शन होता है। क्लियर हुआ? बताओ जी, अच्छे से समझ में आ रहा है या कहीं कोई दिक्कत है? फिर पॉलिन ट्यूब के जर्मिनेशन की बात हमने कर ली है ना, जर्मिनेशन होना है नहीं होना है ये सारी चीजें पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन में डिसाइड हो जाएगा, और फिर डिसाइड होने के बाद सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिड मतलब हमने दो अलग अलग चीजों को, डिफरेंट को मिक्स कर दिया, हाइब्रिड बना दिया। हमने किया है, इंसानों ने किया है, नेचुरली नहीं हो रहा है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर क्या, मान लेते हैं कि हमें कोई क्रॉप है और हमें उसका कैरेक्टर, दो अलग अलग क्रॉप है, हमें उसके कैरेक्टर बहुत पसंद है, उसकी जो ट्रेट है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं, हमें वो पसंद है दोनों प्लांट के। हम चाहते कोई एक ऐसा प्लांट बन जाए जिसके अंदर दोनों के ही फीचर हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों प्लांट को, एक का एंथर दूसरे का स्टिग्मा लेकर के पॉलिन ग्रेन को डस्ट कर दो और उससे एक पॉलिन हमने बना दिया। ठीक है, ये इस तरह का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है ना। ये बहुत नेचुरल तरीका है, ये तो बिल्कुल नेचुरल वाला मैंने बता दिया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये हमने फिर भी, क्योंकि हमने खुद ही किया है, तो इसको भी हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसकी टेक्निक बहुत आगे तक जाती है, हम जेनेटिक लेवल तक, जो आपने बायोटेक्नोलॉजी में हमें पढ़ना है वो आप देखोगे कि किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है जी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन करने के क्या क्या स्टेप्स हो जाते हैं? तो सबसे पहला जो है
क्या है, इमैस्कुलेशन हम करेंगे। इमैस्कुलेशन मतलब कि लेट्स सपोज कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे, उस फ्लावर का फीमेल गैमेट तो उसी में रहने देंगे, एंड जो मेल गैमेट है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूवल ऑफ मेल पार्ट बिफोर मेच्योरिटी इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट कर दिया हमने। अच्छा ठीक है, अब इमैस्कुलेशन तो किया, तो कहीं किसी और का पॉलिनेशन पॉलिन ग्रेन तो ना आ गया। उसको इनहिबिट करने के लिए हम जैसे ही इमैस्कुलेशन करते हैं, इमैस्कुलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फटाफट से ढक देंगे, उसको रैप कर देंगे, उसको सिक्योर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड बैगिंग। ठीक है, अब जब सिक्योर किया है, मान लो हम बहुत सारे कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हमें नाम लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड टैगिंग। तो नाम लिख देंगे, वैसे टैगिंग वगैरह नहीं पढ़ना है, बट हाँ टैगिंग भी होता है। फिर ये हो गया, अब हमें समझ में आ गया कि फ्लावर हमारा मैच्योर हो चुका है। अब जो दूसरा एंथर है वो भी मैच्योर हो चुका है। तो हमने क्या किया, अब हमारा डिजायर्ड वाला जो एंथर है उसका पॉलन ग्रेन हमने उठाया और अपने फ्लावर का जो फीमेल गामेट है जिसका इमैस्कुलेशन किया था उसमें हमने डस्ट कर दिया, तो पॉलिनेशन हमने कर दिया। ठीक है, पॉलिनेशन करने के बाद फिर क्या होगा, पॉलिनेशन करने के बाद हम उसको फिर से बैगिंग करेंगे। क्यों मैम इस बार दोबारा से बैगिंग क्यों की, क्योंकि पॉलिनेशन करने के बाद क्या पता कि उसी टाइम पे कोई और पॉलिन ग्रेन आ जाए, है ना। विंड के थ्रू तो आ सकता है और एक पॉलिन ग्रेन हमें दिखेगा भी नहीं, और अगर पॉलिन ग्रेन आ गया कोई दूसरा, हो सकता है कि उसका ट्यूब, पॉलिन ट्यूब जल्दी जर्मिनेट कर जाए, तो हमारा मेहनत तो बेकार हो जाएगा। समझ आ रही है बात। इसीलिए पॉलिनेशन करने के बाद हम वापस से रीबैगिंग कर देते हैं। रीबैगिंग कर दिया, उसके बाद क्या, फटाफट से उसके अंदर जो सारी प्रोसेसेस हैं, पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगामी प्रोसेस होगा, और फिर ट्रिपल फ्यूजन होगा और सारी चीजें बन जाएंगी। हो गया। अब यहां पर आते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो हमने, डबल फर्टिलाइजेशन देख लो हम लोग बात कर चुके हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनेगा, जो हमारा ओवरी है वो फर्टिलाइज होकर के फ्रूट बनेगा, जो हमारा ओव्यूल है उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड बनते हैं, जो इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोट बनते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई है वो एंडोस्पर्म बनते हैं। वो क्या बनते हैं बेटा, वो एंडोस्पर्म बनते हैं। बाकी एंटीपोडल सेल का क्या होता है, डीजेनरेट। सिनर्जिड क्या होगा, डीजेनरेट। न्यूसेलस क्या होगा, इन जनरल न्यूसेलस भी डीजेनरेट हो जाता है। मैंने कहा इन जनरल मतलब कुछ है जिसमें न्यूसेलस डीजेनरेट नहीं होते, मिलेगा आपको कहीं कहीं पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है ये इस तरीके से हो गया। क्लियर है। चलो जी, अब हम बात करेंगे, क्या हमने बना लिया, क्या क्या बना लिया भाई, एंडोस्पर्म की हम चलो बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज एंडोस्पर्म, क्या होता है एंडोस्पर्म, क्या होता है एंडोस्पर्म। क्या होगा, देखो यहां पर आ जाते हैं। एंडोस्पर्म जो है उसके अंदर, एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म की हम बात करेंगे तो 3N होता है। दो टाइप का एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा, एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो क्या होगा, वो अंडरगो करेगा मल्टीपल फ्री न्यूक्लियर डिविजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन, इनिशियली मेज, कॉटन, व्हीट, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें क्या है, सबसे पहले तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है ये कैसे होगा, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी जो एंडोस्पर्म है वो रिपीटेडली डिवाइड करेंगे टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या भर दिया जाएगा, बहुत सारा फूड मटेरियल भर दिया जाएगा, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसीलिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही हमने एंडोस्पर्म को बना करके रख लिया है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो है इसके अंदर कंटिन्यूअसली जो है वो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन होते रहता है, और फिर उसके बाद जो न्यूक्लियाई है वो फ्री न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेगा, जो हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये बहुत सारा न्यूक्लियाई बन गया है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, अब उसके चारों तरफ जो है वो तुम्हारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म का इकट्ठे होने लगेंगे, जिसको सेल्यूलराइजेशन हम कहते हैं, और फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये सेल्यूलराइजेशन जो है ये वैरी कर सकता है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है वो कंटिन्यूअसली, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे अपने अंदर न्यूट्रिशन, ताकि वो डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है उनके अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और फिर वो फ्री न्यूक्लियाई जो है वो राइज कर देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके बाहर क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, एंड उसका जो सेल्यूलर है ना, सेल्यूलराइजेशन जो है वो वैरी करता है अलग अलग प्लांट्स में बहुत ज्यादा ही। ठीक है। चलो जी, अब यहां पर आते हैं कि कुछ प्लांट में एंडोस्पर्म, जनरली जो है एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। कुछ प्लांट में एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे पी प्लांट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बीन्स हो गया। पी प्लांट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बीन्स हो गया। जबकि कुछ प्लांट में ये जो है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया जाता है, ये परसिस्ट करता है, मैच्योर सीड में भी ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे कैस्टर और कोकोनट। कुछ प्लांट में एम्ब्रियो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी, बीन, इन सब में। कुछ में ये रह जाता है, मैच्योर सीड होने के बावजूद ये मिलेगा, जैसे कैस्टर, कोकोनट, इन सब में। ठीक है। एम्ब्रियो की अगर हम बात करेंगे तो याद करना है आपको माइक्रोपाइलर एंड एम्ब्रियो सैक में, जहां पर आपको जाइगोट बना था, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बना था, वहीं पर आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो डाइकॉट प्लांट में और मोनोकॉट प्लांट में, दोनों में स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट होता है वो एक जैसा ही होता है। ठीक है। बाद में क्या होगा, डाइकॉटिलेडनस प्लांट में जब वो डेवलपमेंट शुरू होगा तो उसमें क्या है, कुछ जो आपका प्रो इम्ब्रियो है ना, वो डेवलप करेंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, फिर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनेगा, फिर हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, और फिर वो मैच्योर इम्ब्रियो बनता है। ये आपने देखना है, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो प्लीज अभी एक बार देख लो। ये जो इमेज है यहाँ पर देखो, डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो का ये इमेज है बेटा, यहाँ पर सस्पेंसर सेल ये है, उसके नीचे जो है ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है, ये जो है ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो ये देखो कि ये जो आपका पार्ट है ना, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो है। मैच्योर एम्ब्रियो में क्या होगा, आपको टिपिकल डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको एक और चीजें, दो चीजें मिलेंगी। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सेस मिलेगा, और दूसरा है टू कॉटिलेडन मिलेगा। बिल्कुल, दो कॉटिलेडन तो मिलना चाहिए ना, तब तो डाइकॉट कह रहे हैं, नहीं तो क्यों कहेंगे डाइकॉट। ठीक है। सो दो कॉटिलेडन मिलता है। अब यहां पर आते हैं कि जो एम्ब्रियोनल एक्सेस का वो पोर्शन है ना, जो कॉटिलेडन के ऊपर है, जो कि टर्मिनेट करेगा प्लम्यूल के पास, ठीक है, उसको हम एपिकोटाइल कहेंगे। ठीक। एंड जो नीचे है, जो कॉटिलेडन के नीचे के साइड में आपको देखने को मिल रहा है, जो टर्मिनेट करेगा आपके रूट टिप, रूट के आपके पास, उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, हाइपोकोटाइल कहते हैं। जबकि मोनोकॉटिलेडनस अगर हम एम्ब्रियो की बात करेंगे, वहां पर सिंगल कॉटिलेडन मिलेगा। ठीक है। एंड इसके कॉटिलेडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। ठीक है। एंड इसका जो स्क्यूटेलम है ये एक साइड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। कहाँ होता है, एक साइड में होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक होता है कॉल्यूप्टाइल और दूसरा होता है कॉल्यूराइजा। कॉल्यूप्टाइल क्या है, प्रोटेक्टिव शीट ऑफ द शूट टिप। ये मोनोकॉट एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। शूट टिप का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, शीट होता है, जिसको हम कॉल्यूप्टाइल कहते हैं। उसी तरह से रूट टिप का प्रोटेक्टिव कवरिंग को कॉल्यूराइजा कहते हैं हम। ठीक है। इन केस ऑफ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, इन केस ऑफ मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो। तो ये हमने कर लिया डाइकॉट और मोनोकॉट सीड, सॉरी एम्ब्रियो को भी। अब हम बात करेंगे सीड की, फिर फ्रूट की, और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो सीड की बात करते हैं। सीड भाई क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल।
जिसको हम सीड कहेंगे, है ना। वायबिलिटी सीड की जो है वो वैरी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ये सारी कुछ चीजें हैं, ये आपको अलग से देख लेना है, वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सीड की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो सीड अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो दो टाइप का आपको सीड देखने को मिलता है। एक हो जाएगा आपका एल्यूबिनस सीड और दूसरा होता है एक्स एल्यूबिनस सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। सीड कितने टाइप का है? दो टाइप का सीड है, एक हो जाएगा एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा है एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड जो है उसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म रिटेन होता है जैसे मोनोकॉट, सॉरी हाँ, और कैस्टर में। जबकि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड अगर हम बात करेंगे तो इसमें एंडोस्पर्म रिजर्व नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म मिलेगा जैसे डाइकॉट में, लाइक पी, ग्राम, ऑर्किड, इन सब में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आ जाता है, पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म क्या है? तो परसिस्टेंट, मैंने कहा था ना कि न्यूसेलस जो है ये कुछ प्लांट है जिसमें परसिस्ट कर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कुछ सीड्स में जैसे ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, उसमें रेमिनेंट न्यूसेलस जो है वो परसिस्ट कर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्मिक या पेरिस्पर्म कहेंगे, क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ये जो इंटेगुमेंट है ओव्यूल का, वो क्या करेगा? हार्ट प्रोटेक्टिव सीड कोट बना लेता है, ये सब हमने बात कर ली है, ठीक है। और शुरुआती दौर पर ये जो आपका सीड है ये डॉर्मेंट स्टेज में होगा। डॉर्मेंट स्टेज मतलब कि वो तुरंत ही जर्मिनेट नहीं करेगा, है ना। अच्छा, डॉर्मेंट स्टेज में अगर है तो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो काम कर रहा है? यस एग्जैक्टली, इट्स एब्सिसिक एसिड, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रूट का, तो राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। फ्रूट दो टाइप के हो जाएंगे बेटा, तो पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों टाइप क्या है, एक है फॉल्स फ्रूट और है ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट कहने का क्या मतलब? ट्रू फ्रूट कहने का मतलब है कि अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी वाला पार्ट ही फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है तो कहलाएगा फॉल्स फ्रूट, सॉरी ट्रू फ्रूट। और अदर देन ओवरी कोई भी पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो गया तो कहलाएगा स्यूडो फ्रूट या फॉल्स फ्रूट, जैसे होता है कैश्यू, एप्पल, पेयर, स्ट्रॉबेरी एंड ऑल, ये सारे फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट के वॉल को जो है वो हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। और इस पेरिकार्प में भी कई सारे लेयर्स होते हैं, एपिकार्प होगा, मीजोकार्प होगा, एंडोकार्प होगा। सबसे अंदर वाला एंडोकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, बाहर वाला एपिकार्प। किसी प्लांट में सब खा जाते हैं, किसी प्लांट में कुछ खाते हैं, किसी प्लांट में कुछ खाते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट कैश्यू, ग्राउंडनट, सक्यूलेंट फ्रेशी फ्रूट जो है वो मैंगो, इसमें मेसोकार्प जो है वो एडिबल होता है। कोकोनट में मेसोकार्प जो है वो फाइब्रस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हाँ ये दे रखा है आपका कि किसमें एपिकार्प है, किसमें मेसोकार्प जो है वो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो एपिकार्प लेयर जो है मैंगो में आउटर मोस्ट लेयर जो है ये होता है। मैंगो और कोकोनट में अगर हम कंपेयर करें तो, है ना, मैंगो में एपिकार्प जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, मेसोकार्प जो है फ्लैशी है जो हम खाते हैं, एंडोकार्प स्टोनी सर्व है जो कि सीड के बाहर की कवरिंग होती है, और एडिबल पार्ट क्या है? मेसोकार्प हो गया। उसी तरह से कोकोनट की बात करते तो एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर है जो ग्रीन कलर का होता है, मेसोकार्प उसका फाइब्रस है जिसको निकाल देते हैं। एंडोकार्प क्या है? वो भी एंडोकार्प जो है वो व्हाइट मीट है, एंड और कोकोनट का वाटर है, उसका एंडोकार्प होता है, ठीक है, हो गया। चलो, सो हमने फ्रूट भी कंज्यूम कर लिया है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या चीज है बेटा? अच्छा, ये अलग अलग आपके प्लांट के नाम दे रखे हैं और उनके एडिबल पार्ट आपको दे रखे हैं। इफ यू वांट यू कैन लर्न दिस ऑल्सो। ये नीट में थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्थेनोकार्पी एंड पॉलिनेशन मैकेनिज्म। पॉलिनेशन तो खैर नहीं, बट हाँ पार्थेनोकार्पी क्या होता है? फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन रहा है तो पार्थेनोकार्पी कहलाता है, ठीक है। कहाँ पे कॉमनली देखने को मिलेगा? तो बनाना जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एक कॉमन एग्जाम्पल है बनाना आपका, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट, इसके बाद इसमें और क्या हमें देखना है। इसमें और ऐसा कोई चीज जो है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट। तो प्रोटेक्शन है डेवलपिंग सीड के लिए, डिस्पर्जल में हेल्प कर रहा है, फूड का सोर्स है, न्यूट्रिशन फॉर सीड है, विविपेरी सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द ट्री, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड, ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, है ना। इसमें क्या होता है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं ये, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है फ्रॉम सिनर्जीड्स और एंटीपोडल सेल, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो मेगास्पोर मदर सेल है वो बिना मियोसिस के, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन में ही है, और वो डिवाइड करने लगे और वो सीड जो है वो बन गया, इस तरह का कुछ होगा, तो एपोमिक्सिस कहलाएगा। पॉली एम्ब्रियोनी कहने का क्या मतलब है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब एक से ज्यादा आपको सीड देखने को मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलता है ऑरेंजेस वगैरह में, सिट्रस फ्रूट पे ही आपको देखने को मिल जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, तो एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम स्पोरोफाइटिक सेल्स ऑफ द ओव्यूल लाइक द न्यूसेलस, ठीक है। सो एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी जो है ये एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है प्लांट के रिप्रोडक्शन का, जो कि बाईपास करता है या सप्लीमेंट करेगा नॉर्मल फर्टिलाइजेशन को, विद सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। इसके बाद आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 10 सालों के सीबीएसई बोर्ड के सब्जेक्टिव पेपर्स प्लस एमसीक्यूज जो होगा, एंड 10 सालों के नीट में आए हुए सवालों को लेकर के आएंगे हम लोग। सो बने रहना है, लगे रहना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, एंड इस बार तो नीट निकालना है। थैंक यू सो मच।